स्वागत है आप सभी का क्लास 12th की इस शानदार सी सीरीज में, जिसमें आज से हम क्लास 12th फिजिक्स का पूरा सिलेबस डे बाय डे कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आपके टोटल सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। क्लास 12th का फिजिक्स का जो एनसीईआरटी बेस्ड को जो सिलेबस है वो सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो आज से लगभग दिसंबर तक हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई इसके चार्जेस आपको नहीं देना है। यूट्यूब पर पूरा सिलेबस आपका क्लास 12th का फ्री कराया जाएगा। ठीक है, इसके कोई भी चार्जेस आपको बिल्कुल नहीं देने हैं। ठीक है, तो हम प्रत्येक दिन एक एक वीडियो अपलोड करेंगे और आपको उन वीडियो के द्वारा नोट्स बनाना पड़ेगी, एंड नोट्स बनाकर आप अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, या हमारे नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर दे देंगे, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप हमारा नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जिस नोट्स से हम पढ़ाएंगे वो वाले। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बता देते हैं कि जो भी हम सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के लिए है, सभी को पता है, जिसमें टोटल सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, आपके पेपर के पहले ही करा दिया जाएगा। दिसंबर के महीने तक, दिसंबर एंड तक सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा विथ न्यूमेरिकल्स की हमारी सीरीज अलग चल रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल्स की सीरीज अलग चल रही है, सिर्फ थ्योरीज को पढ़ेंगे, एंड जो हमारे डेरिवेशंस होते हैं बड़े बड़े उनको पढ़ेंगे। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो सवाल आते हैं, उन सवालों को हम हमारी सीरीज इसी चैनल पर अलग से डल रही है, तो उस पर हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक पार्ट के चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल अलग से करा रहे हैं। इस सीरीज़ में हमें क्या करना है, इस सीरीज़ में फिजिक्स की क्लास 12th की सारी थ्योरीज को पढ़ना है एंड सारे डेरिवेशंस को पढ़ना है, यानी कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बिना समय गवाए करते स्टार्ट क्लास 12th फिजिक्स को। तो क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेना ज़रूरी है। वो क्या क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़ तो है कि आप जब क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ते हो, पढ़ने से पहले फर्स्ट पॉइंट आता है कक्षा 11th का, जो आपने जो कक्षा 11th में जो फिजिक्स पढ़ी है, वो सारी फिजिक्स यानी मेन कॉन्सेप्ट उसका, जैसे न्यूटन्स के लॉ, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ के और भी जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो होगा क्या इससे कि 12th की फिजिक्स में थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, वरना चैप्टर्स क्लियर नहीं है तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो 11th में जो नहीं पढ़ा है दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन यदि जिसने 11th का अच्छे से पढ़ रखा है तो उसको क्लास 12th की फिजिक्स इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगी। वैसे हार्ड नहीं है, बस पेशेंस बना के रखना है, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला पॉइंट कौन सा है हमारे पास, क्लास 11th के तुम्हें ऑल कंसेप्ट थोड़े थोड़े क्लियर होने चाहिए। देन क्लास टेंथ की जो फिजिक्स है, कुछ बच्चों ने तो क्लास 11th की फिजिक्स नहीं पढ़ी है, तो क्लास 10th की साइंस क्या पढ़ेंगे, है ना। तो जिसको क्लास 10th की साइंस थोड़ी बहुत भी आती हो, तो उनके लिए भी अच्छा सा स्कोर हो जाएगा क्लास 12th के 12वीं के फिजिक्स के पेपर में। तीसरा पॉइंट है हमारे पास बेसिक मैथ, यानी यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक मैथ तो आना ही चाहिए। ठीक है, 3 पॉइंट अगर। चौथा पॉइंट है कि पर डे, यानी पर डे का मतलब है कि एक भी क्लास आपको छोड़ के नहीं देखना है। जैसे पहला लेक्चर देख लिया, दूसरा लेक्चर देख लिया, उसके बाद सीधा चौथा लेक्चर देख रहे हो या फिर 5वां लेक्चर देख रहे हो, ऐसा नहीं देखना है। हर एक लेक्चर को लेक्चर नंबर के अनुसार ही देखना है, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, वरना बीच बीच में से छोड़ के यदि देखोगे तो चीज़ें समझ में कम आती हैं, है ना। और 5वां पॉइंट हमारे पास आता है, इसमें लिखा नहीं है, 5वां पॉइंट होता है बेसिक केमिस्ट्री, यानी क्लास 11th में जो आपने बेसिक केमिस्ट्री जो पढ़ा था ना, बस उन्हीं को पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी गैसेस होती हैं, जो मैटर्स होते हैं, धातुएं होती हैं, किस पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना प्रोटॉन होता है, किसका परमाणु क्रमांक कितना है। जैसे
और बेसिकली केमिस्ट्री में होता क्या है कि नाभिक पर कौन होता है, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, नाभिक के चारों तरफ क्या कर रहे होते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो यदि बेसिक केमिस्ट्री तुम्हें पता होनी चाहिए तभी जाके फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैथ तो आता ही आता है, मैथ के साथ साथ केमिस्ट्री भी आती है। तो फिजिक्स में मैथ भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगी, फिजिक्स तो अपने आप में पूरा सब्जेक्ट है ही। तो ये 5 चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो 5 नोट्स हो गए। उसके बाद सिलेबस की बात यदि करें तो सिलेबस में आपके 2 बुक्स हैं, बुक 1 है एंड बुक 2 है। बुक 1 में आपके 8 चैप्टर्स हैं टोटल, ठीक है, और बुक 2 में आपके 6 चैप्टर्स हैं, यानी टोटल सिलेबस जो है आपका 14 चैप्टर्स हैं। टोटल सिलेबस में कितने चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं। फर्स्ट बुक में 8 चैप्टर हैं एंड सेकंड बुक में 6 चैप्टर हैं, ठीक है। फर्स्ट बुक जो है पूरी अलग है अपने आप में, यानी फर्स्ट बुक को जब आप पढ़ोगे तो अलग फील होगा, एंड जब सेकंड बुक को जब आप पढ़ोगे तो उसमें फील अलग होगा। दोनों बुक बिल्कुल ही एक दूसरे से कैसी है, अलग है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट बुक से, और फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर का हमारे पास नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो बिना टाइम को गवाए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आपके 14 के 14 पार्ट हैं। नोट्स बनाओ तो पूरा सिलेबस लिखना है पहले 14 पार्ट तक का, उसके बाद पार्ट 1 डालना है, ठीक है। देन सिलेबस स्टार्ट करने से पहले जो आपके 14 पार्ट है वो कई यूनिट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि हम कहें यूनिट 1 में 2 पार्ट आते हैं। यूनिट 1 का नाम है स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी में 2 पार्ट आते हैं, पार्ट 1 आता है और पार्ट 2 आता है। ऐसे ही टोटल यूनिट्स है आपके पास 9। टोटल कितनी यूनिट्स है, 9 यूनिट्स है, जिसमें कितने टोटल पार्ट आ गए, 14। किसी यूनिट्स में 1 पार्ट आ रहा है, किसी यूनिट में 2 पार्ट आ रहे हैं, किसी यूनिट में 2 से ज़्यादा नहीं, किसी में 1 है, किसी में 2 है, बाई चांस कहीं पर 3 देखने को मिलेगा, वरना 2 से ज़्यादा किसी भी यूनिट में पार्ट नहीं है। तो पहला यूनिट है, पहले यूनिट में कितने पार्ट है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो हम पहले यूनिट से ही स्टार्ट करने वाले हैं। पहले यूनिट का नाम क्या है, स्थिर विद्युतिकी, उसका अर्थ जानेंगे। उसके बाद हम पार्ट 1 में एंटर करते हैं, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट यूनिट फर्स्ट, ठीक है। यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है, यूनिट फर्स्ट का नाम है हमारे पास स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी का अर्थ क्या होता है, फिजिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन उसमें चीज़ों का पता तो होना जरूरी है ना, कि आपने यूनिट का नाम पढ़ा, आपने पार्ट का नाम पढ़ा, पार्ट के नाम का ही अर्थ आपको पता नहीं है तो आप पार्ट में पढ़ोगे क्या। माना कि पार्ट में वही चीज़ें पढ़ने रहती है जैसा पार्ट का नाम होता है, लेकिन हम बिल्कुल मोटे तौर पर उसका अर्थ पहले समझ लेंगे, उसके बाद चीज़ों को आगे पढ़ना आसान रहता है, ठीक है। तो हमारे पास यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट का नाम है स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी का अर्थ क्या होता है, तो स्थिर का यदि बात करें तो स्थिर माने होता है रुका हुआ, स्थिर माने होता है रुका हुआ, और विद्युतिकी माने हमने यहाँ पर लिया है आवेश। विद्युतिकी माने आवेश, माने ऐसा आवेश जो कैसा हो, रुका हुआ हो। स्थिर विद्युतिकी, स्थिर माने होता है रुका हुआ, और विद्युतिकी माने आवेश, यानी रुका हुआ आवेश। यानी इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, स्थिर विद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है ऐसा बोल दो, या फिर रुके हुए आवेशों का अध्ययन किया जाता है। हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि आवेश क्या होता है। हमारा पहला टॉपिक ही यही रहेगा कि आवेश क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने परिभाषा पढ़ी कि स्थिर विद्युतिकी माने, स्थिर विद्युतिकी जो है भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ से एक शब्द निकल के आया सर आवेश। आवेश क्या चीज़ होती है, तो उसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब हम पार्ट 1 का स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वही शब्द आवेश पार्ट 1 में भी आ रहा है, और हमने जस्ट इसके पहले पढ़ा है कि स्थिर विद्युतिकी, स्थिर विद्युतिकी का अर्थ क्या निकल के आया था, रुका हुआ आवेश। और पार्ट 1 का नाम भी क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो विद्युत आवेश के लो चाहे विद्युत आवेश के लो, दोनों बात सेम ही होती है, ठीक है। आवेश के लो चाहे विद्युत आवेश के लो। सबसे पहले जानेंगे हम आवेश किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं, या फिर विद्युत आवेश किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ समझना जरूरी है, जैसे कि हम कोई भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो कोई ना कोई वस्तु होती है।
तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विद्युत आवेश की। तो विद्युत आवेश जो है कोई वस्तु नहीं है, यानी हम कहें कि हम आपको बता दें उठा के कि ये रहा है विद्युत आवेश या ये रहा है आवेश, ठीक है। तो विद्युत आवेश कोई वस्तु नहीं है, बल्कि जो विद्युत आवेश है ना हर वस्तु का गुण है, या हर वस्तु का ना कह सकते कि किसी न किसी वस्तु का गुण होगा। यानी विद्युत आवेश जो है किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु अन्य किसी आवेशित वस्तु को आकर्षित करती है या फिर प्रतिकर्षित करती है। इस गुण को हम उस वस्तु का आवेश कहते हैं। परिभाषा समझ में नहीं आई होगी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो आवेश क्या है, आवेश कोई वस्तु नहीं है, बल्कि आवेश जो है या विद्युत आवेश जो है उस वस्तु का एक गुण होता है। हर वस्तु का क्या होता है, गुण होता है जो आवेश हो। आवेश क्या है, एक किसी भी वस्तु का एक गुण है, उस गुण के कारण क्या हो रहा है, उस गुण के कारण वह वस्तु किसी अन्य वस्तु को आकर्षित कर रही है या फिर प्रतिकर्षित कर रही है, और इस गुण को ही हमने क्या क्या कह दिया, विद्युत आवेश। जैसे हम आपको एक उदाहरण दें कि एक कंघा लीजिए और बाल होने चाहिए सूखे, गीले बाल नहीं होना चाहिए, बालों में तेल नहीं लगा होना चाहिए। एक कंघा ले लो या फिर स्केल ले लो, कंघा भी ले सकते हो स्केल भी ले सकते हो, प्लास्टिक की चीज़ें होनी चाहिए। जब आप क्या करोगे, कंघे को बालों से रगड़ोगे, कंघे को बालों से रगड़ोगे, उसके बाद जब कंघा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाओगे तो आपको आकर्षण देखने को मिलेगा। जैसे हम आपको यहाँ वीडियो चला देते हैं, वीडियो में देखना आप। जैसा आपने वीडियो में देखा कि जब स्केल को हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके आ रहे थे तो क्या हो रहा था, स्केल ने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। तो ये हुआ क्यों, ये हुआ है आवेश के कारण। आवेश के कारण कैसे, तो जब हमने स्केल को पहले तो क्या किया, बालों से रगड़ लिया। जब हमने स्केल को बालों से रगड़ लिया तो स्केल पर आवेश आ गए, क्या गए, आवेश आ गए। क्यों आए वो बाद में बात करेंगे, अभी समझो स्केल पर क्या आ गया, आवेश आ गया। अब इस वस्तु पर क्या आ गया, स्केल पर क्या आ गया, आवेश आ गया। या फिर कंघा भी बोल सकते हो कि कंघे के साथ भी करोगे तब भी वही चीज़ देखने को मिलेगी जो स्केल के साथ किया है, ठीक है। तो जब कंघे पर कह लो चाहे स्केल पर क्या आ गया, आवेश आ गया। क्यों आया, क्योंकि हमने इसको बालों से रगड़ा। तो कंघे पर आ गया आवेश या फिर स्केल पर क्या आ गया, आवेश आ गया। जब स्केल को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके गए तो हम कागज के छोटे टुकड़े क्या हो गए, आकर्षित हो गए, किसकी तरफ, स्केल की तरफ। ये सब हुआ कैसे, हुआ क्यों, बेसिकली ये हुआ है आवेश के कारण। आवेश की परिभाषा क्या है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु किसी अन्य आवेशित वस्तु को आकर्षित करेगी या फिर प्रतिकर्षित करेगी। अभी जो हमने उदाहरण देखा है वो किसका देखा है, आकर्षण वाला देखा है, प्रतिकर्षण वाला भी हम बताएंगे आगे, ठीक है। लेकिन अभी जो उदाहरण आया है किसका, आकर्षण का। तो बेसिकली इस पूरी प्रोसेस में हुआ क्या है, तो देखो जब हमने स्केल को बालों से रगड़ा, जब हमने स्केल को सूखे बालों से रगड़ा और तो हुआ क्या, बालों ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स स्केल को दे दिए, बालों ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, स्केल को दे दिए। जब स्केल पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, पहले की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि बालों ने ना खुद से कुछ इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, स्केल को दे दिए। जब स्केल पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण उस स्केल पर आवेश आ गया। और आवेश भी कौन सा, नेगेटिव आवेश। कौन सा आवेश, नेगेटिव यानी ऋणात्मक आवेश। आपने बेसिकली 11th की केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर प्लस का आवेश होता है। तो यहाँ पर वही तो हो रहा है, जब हम स्केल को बालों से रगड़ते हैं तो बालों ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, स्केल को। तो स्केल पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज कह लो चाहे कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, यानी नेगेटिव चार्ज होता है। तो स्केल पर नेगेटिव चार्ज की संख्या कैसी हो गई, ज़्यादा हो गई, यानी स्केल पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई। और उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, उस स्केल पर आवेश आ गया। आवेश आने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन आ गए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ही कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश। तो आवेश अकेला नहीं आएगा, यानी आवेश अपने आप में कोई वस्तु नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। यानी इलेक्ट्रॉन आ गया तो ऋण आवेश भी आ गया। और हमने जस्ट परिभाषा में पढ़ा है कि आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु अन्य किसी आवेशित वस्तु को आकर्षित करेगी या फिर
प्रतिकर्षित करेगी। तो वही तो हुआ यहाँ पर, जब हमने स्केल को बालों से रगड़ा तो क्या हुआ, बालों ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, स्केल को दे दिए। यानी बालों ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, स्केल को दे दिए। इलेक्ट्रॉन गया तो अपने साथ साथ क्या लेके जाएगा, आवेश भी लेके जाएगा। और कौन सा आवेश लेके जाएगा, ऋण आवेश लेके जाएगा। ठीक है, तो अब स्केल पर कौन सा आवेश आ गया, ऋण आवेश। किसके आने से आया ये, इलेक्ट्रॉन के आने से। इलेक्ट्रॉन नहीं आते तो कंघे पर ऋण आवेश भी नहीं आता। तो सिंपल सी बात हम ये समझाना चाह रहे हैं कि आवेश जो है किसी में कोई वस्तु नहीं है कि सर आप इस वस्तु को बोल दो कि ये आवेश है, बल्कि आवेश जो इस वस्तु का गुण है। जैसे कि जब हमने स्केल को बालों से रगड़ लिया तो इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेके जाएंगे, आवेश का गुण। कौन सा, माइनस वाला। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। तो अब उस स्केल पर आ गया माइनस आवेश, यानी उस स्केल पर माइनस आवेश आ गया। अब आवेश आ गया तो आवेश करेगा क्या, आवेश किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित कर सकता है, दोनों में से कुछ भी कर सकता है। लेकिन अभी जो हमने उदाहरण देखा है वो देखा है आकर्षण का। ठीक है, प्रतिकर्षण का उदाहरण भी हम तुम्हें आगे चल के बताएंगे। अभी तो इतना समझ लो कि आवेश क्या है, किसी वस्तु का वह गुण है। अब ये गुण आया कैसे, जब हमने स्केल को बालों से रगड़ा तो बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चले गए, स्केल पर। स्केल पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर कौन सा आवेश धारण करता है, माइनस आवेश। तो स्केल पर क्या आ गया, माइनस आवेश आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज। माइनस आवेश के लो चाहे माइनस चार्ज के लो, आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो स्केल पर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया या माइनस आवेश आ गया। जब स्केल पर माइनस आवेश आ गया तो स्केल पर क्या आ गया, कोई सा भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है प्लस। इस अभी हमने जो किया है उसमें क्या आ गया, माइनस आवेश आ गया। तो अब इस माइनस आवेश के कारण ये वस्तु यानी स्केल क्या करेगी, अन्य छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को क्या कर लेगी, आकर्षित कर लेगी। ये आकर्षित की क्यों, क्योंकि स्केल पर क्या आ गया, माइनस आवेश आ गया। तो परिभाषा भी तो यही है कि विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु माने स्केल, किसी अन्य वस्तु को या किसी अन्य आवेशित वस्तु को, अन्य आवेशित वस्तु कौन सी हो जाएगी, कागज। तो अन्य आवेशित वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। इस गुण को ही हम उस वस्तु का आवेश कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है सभी का क्लियर हुआ होगा। और यदि क्लियर नहीं भी होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर हमको ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में उस टॉपिक को आपको फिर से बता सके। उम्मीद है कि डाउट नहीं रहा होगा, और यदि डाउट रहा भी होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना। ठीक है, तो विद्युत आवेश की ना हमने 3 परिभाषाएं लिख रखी नोट्स में, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। उसमें 3 परिभाषाएं बेसिकली लिखी हैं, लेकिन आपको याद एक ही करना है, लेकिन समझ में तीनों आना चाहिए। तीनों समझ में आएंगी तो आपको पार्ट 8 तक, फिजिक्स के 12th के पार्ट 8 तक कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि तीनों परिभाषाएं समझ में आ गई तो। ठीक है, याद हमको एक ही करना है, चाहे पहले वाली आप याद कर लो कि विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु किसी अन्य आवेशित वस्तु को आकर्षित करेगी या फिर प्रतिकर्षित करेगी। ठीक है, उम्मीद है ये वस्तु समझ में, ये परिभाषा समझ में आई होगी। जब भी आवेश की परिभाषा बोले तो उदाहरण आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए दिमाग में, जो हमने अभी शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था प्रैक्टिकल, कि एक स्केल थी, स्केल और कागज एक दूसरे को क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। तो ये वाला उदाहरण यदि आपके दिमाग में आ गया तो आप परिभाषा आसानी से बना जाओगे कि विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है। हमारे यहाँ पर वस्तु कौन सी थी, स्केल थी, तो स्केल पर आवेश आ गया था। तो विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु किसी अन्य आवेशित वस्तु को आकर्षित करेगी या फिर प्रतिकर्षित करेगी। आकर्षित भी कर सकती है, प्रतिकर्षित भी कर सकती है। अभी जो हमने उदाहरण देखा है वो था आकर्षण वाला। ठीक है, प्रतिकर्षण वाला भी हम तुम्हें आगे बताएंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट परिभाषा आती है, विद्युत आवेश की नेक्स्ट परिभाषा है कि विद्युत आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। यानी कोई भी वस्तु, अभी हमने पढ़ा है कि विद्युत आवेश जो है वस्तु नहीं है बल्कि वस्तु का क्या है, गुण है। इसी प्रकार हमने दूसरी परिभाषा बना दी कि विद्युत आवेश जो है वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है तथा उसका अनुभव भी करती है, या उत्पन्न करती है या फिर उसका अनुभव करती है। कैसे, सर हमें पता है कि
विद्युत आवेश किसी वस्तु का गुण है, उस गुण के कारण क्या होगा, विद्युत प्रभाव होगा। जो जस्ट अभी हमने बालों को, यानी बालों से जब स्केल को रगड़ के कागज के पास लेके आए तो कागज क्या हो गया, आकर्षित हो गया। ये तो हो गया हमारा विद्युत प्रभाव। ये कौन सा प्रभाव हो गया, विद्युत प्रभाव हो गया। ठीक है, तो आवेश के कारण हमें क्या देखने को मिल गया, विद्युत प्रभाव। विद्युत प्रभाव के कारण क्या हुआ, कागज जो है स्केल की तरफ क्या हो गए थे, आकर्षित हो गए थे। ठीक है सर, विद्युत प्रभाव तो आ गया समझ में कि ये वाला हमारा विद्युत प्रभाव हो गया। लेकिन सर चुंबकीय प्रभाव कैसे, तो आपने बेसिकली सभी लोग जानते हो कि चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। यानी चुंबकीय प्रभाव समझाने का मतलब ये कि चुंबक का गुण क्या होता है। चुंबक का गुण होता है लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना। चुंबक का गुण होता है लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना। यानी सर किसी भी वस्तु पर यदि आवेश होगा तो क्या वो लोहे की वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो करेगा। यानी विद्युत आवेश वस्तु का ऐसा गुण है जो विद्युत प्रभाव तो उत्पन्न करता ही है, जैसे हमने स्केल और कागज के मामले में देखा। लेकिन साथ ही साथ वो चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है। चुंबकीय प्रभाव यदि उत्पन्न करेगा तो फिर उसमें लोहे की जो वस्तु रहेगी वो चिपकनी चाहिए, लोहे की वस्तु चिपक जानी चाहिए। जैसे कि आप ये वाला वीडियो देखिए, इसमें समझ में आपको आएगा। तो जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि जब हमने एक बैटरी से तावे के तार जो है, एक तावे का तार है हमारे पास, उस तावे के तार को हमने जो पेचकस होता है छोटा सा, उसके चारों तरफ लपेट दिया, पेचकस के चारों तरफ लपेट दिया। ठीक है, और उन दो तारों को हमने बैटरी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिरे से कनेक्ट कर दिया, दोनों सिरे से कनेक्ट कर दिया। तो उस जो तावे का तार था उसमें क्या बहने लग गई, विद्युत धारा। उस तावे के तार में क्या बहने लग गई, विद्युत धारा। एक चीज याद रखना, आवेश जो होता है वो गति करने लग जाता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। लेकिन हमें यूनिट वन में स्थिर, यूनिट वन का नाम ही क्या है, स्थिर विद्युत की, यानी रुका हुआ आवेश। यानी पार्ट एक में और पार्ट दो में हमें रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ना है, एंड पार्ट दो तीन में और तीन के बाद गतिशील आवेश के बारे में पढ़ना है। यानी जब भी हमने बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी से आवेश निकलकर उस तार में से होकर फिर से बैटरी में आ जाएगा। यानी आवेश निकल कर जाने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स गति करने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कह लो चाहे आवेश कह लो। यानी जब आवेश गति करने लग जाता है तो वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो हमने वही किया है कि इस जो आपने प्रैक्टिकल देखा है उसमें जब बैटरी से तावे, जो तावे के तार हमने लपेट रखे थे, जब उन तावे के तार में हमने करंट को बहाया बैटरी से जोड़कर, तो क्या होने लग गया, तावे के तार में करंट बहने लग जाएगा, करंट बहने लग गया। दूसरा, जब हम पेपर कटर को, जो कि किस धातु की बनी होती है, लोहे की नोक होती है आगे की उसकी, है ना, लोहे का ही होता है वो। तो जब हम पेपर कटर को उस पेचकस के पास लेके गए तो पेपर कटर जो थी, जो पेचकस था, पेचकस के चारों तरफ क्या बह रही थी, विद्युत धारा बह रही थी। तो पेचकस में कौन सा गुण उत्पन्न हो गया, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गया। जब हम पेपर कटर को उस पेचकस के पास लेके गए तो क्या किया, उस पेचकस ने उस पेपर कटर को चिपका लिया। यानी पेपर कटर तो लोहे की थी, यानी जब उस तावे के तार में यानी पेचकस में विद्युत धारा बहने लग गई तो उसमें कौन सा गुण आ गया, चुंबक का गुण आ गया, और उसने पेपर कटर को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, यानी चिपका लिया। और जब हम पेपर कटर को खींच रहे हैं तो साथ में वो पेचकस भी खिंचा चला आ रहा है। क्यों खिंचा चला आ रहा है, क्योंकि पेचकस बन गया चुंबक और लोहे की वस्तु हमारे पास पेपर कटर है। तो जब दोनों आपस में चिपक गई तो एक वस्तु को खींचोगे तो दूसरी वस्तु भी खींचेगी ना। चुंबकीय गुण तो यही कहता है, आसानी से तो अलग तो होना नहीं। ठीक है, तो ये हम समझाना चाह रहे हैं कि आवेश क्या है, किसी वस्तु का गुण है और जिसके कारण हमें विद्युत प्रभाव तो देखने को मिला। ये जैसे कंगे ने क्या किया, कागज को आकर्षित कर लिया, ये तो हमारा हो गया विद्युत प्रभाव। लेकिन जो पेचकस वाले और पेपर कटर और ये तावे वाला, जो हम तावे का तार वाला जो उदाहरण समझाया, ये प्रैक्टिकल बताया, इसमें क्या है, तावे के तार में जब करंट बहाया यानी आवेश क्या करने लग गया, गति करने लग गया, तो विद्युत धारा बहने लग गई। और जब विद्युत धारा बहने लग गई तो विद्युत धारा बहने के कारण तावे का तार जो पेचकस के चारों तरफ लिपट रहा था उस पर किसका गुण आ गया, चुंबक का गुण आ गया। और जब हम लोहे की पेपर कटर को उस चुंबक की गुण आ गया पेचकस के पास, उसके पास लेके गए तो उस पेचकस ने क्या कर लिया, लोहे का जो हमारे लोहे की जो नोक वाला हमारे पास पेपर कटर था उसको आकर्षित कर लिया। ठीक है, यानी जब आवेश जब आवेश होता है, आवेश के कारण क्या होता है, विद्युत प्रभाव भी देखने को मिलता है और चुंबकीय प्रभाव भी देखने को
मिलता है। उम्मीद है आपको परिभाषा और जो हमने समझा है वो समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है या थोड़ा बहुत कहीं पर भी डाउट रह जाता है पूरे लेक्चर्स में से कहीं पर भी, तो उस टॉपिक का नाम आप लिख दिया करें कि सर यहाँ पर हमें डाउट रह गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उस चीज़ को आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे, है ना। देखो हमने अभी तक कितनी परिभाषा पढ़ ली है, विद्युत आवेश की दो। पहली परिभाषा कौन सी हो गई, विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करेगी या फिर प्रतिकर्षित करेगी। दूसरी परिभाषा पढ़ी हमने कि विद्युत आवेश के कारण, विद्युत आवेश क्या है, किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण वह क्या करेगा, विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। लेकिन तीसरी परिभाषा और है, और ये तीसरी परिभाषा जो है वो केमिस्ट्री के मायने से यदि समझोगे तो जल्दी से समझ में आएगी, ठीक है। तो परिभाषा हम पढ़े उसके पहले जो हमने डायग्राम्स बना रखे हैं नीचे उनको समझो। ये वाले जो डायग्राम बना रखे उनको समझना जरूरी है। कैसे, देखो हमने एक पूरे जो आवर्त सारणी होती है उसमें से एक एलिमेंट ले लिया है सोडियम। सोडियम पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 11। यानी सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। यानी कोई भी आप एलिमेंट ले लो उसमें लगभग जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, लगभग। वरना कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, सोडियम लिया, सोडियम पर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं। तो आपने 11th में पढ़ रखा होगा कि केंद्र पर तो कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। लेकिन बाहरी कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यानी जो केंद्र होता है उसको हम नाभिक बोलते हैं। केंद्र को हम क्या बोलते हैं, नाभिक। नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इनके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो हमने 11th में पढ़ रखा है केमिस्ट्री में कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। उसके बाद 8 8 हो जाएगा, फिर 18 आएगा, है ना। उतना आगे नहीं जाना है हमें इसी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, यानी सोडियम पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी हो गई है, 11। तो हमने जब इसको इस सर्कल में जमाया तो क्या हुआ, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, दूसरी कक्षा में 8 बना दिए, 2 और 8 कितने हो गए, 10, बचा एक हो गया सबसे बाहरी कक्षा में, ठीक है। तो हमें ये बताओ, अब इसको अपनी बाहरी कक्षा को पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि तीसरी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से बैठा है, यानी इसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब इसकी बाहरी कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसकी कक्षा पूरी हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि कोई दूसरा एलिमेंट या दूसरा तत्व इसको अपने 7 इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा तो संभव नहीं है। तो सोडियम के साथ होता क्या है कि इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा तो नहीं, ऐसा हो सकता है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो त्याग दे, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, त्याग सकता है। तो वही हुआ है। इसके बाद हमने ये वाला चित्र बनाया, तो इसमें क्या हुआ, सोडियम का जो बाहरी इलेक्ट्रॉन था, एक जो एक्स्ट्रा बच रहा था, सोडियम ने उस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। एक इलेक्ट्रॉन को जब उसने त्याग दिया तो पहली कक्षा में तो 2 ही थे और दूसरी कक्षा में 8 थे, टोटल हमारे पास कितने बच गए, 10 बच गए। पहले 11 थे कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, ठीक है। तो हमारे पास कितने बच गए, अब 11। और जस्ट हमने 1 मिनट पहले आपको बताया था कि कोई सी भी वस्तु है उस पर, ये कोई सी वस्तु ना करके कोई सा भी तत्व है उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, दोनों की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज। तो जब सोडियम के पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 ही प्रोटॉन्स थे, लेकिन उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। यानी पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और 11 ही क्या थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 ही क्या थे, प्रोटॉन्स थे। लेकिन उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो 10 तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, और 11 तो प्रोटॉन है ही, क्योंकि प्रोटॉन तो वो त्याग ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक में बंधा है। उसने त्यागा, किसको त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो हमें ये बताओ, पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 ही प्रोटॉन्स थे, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो 10 तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है, और 11 क्या बच गए, प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या तो पहले जितनी रहेगी। उसने त्यागा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कोई तो त्यागा, तो 10 इलेक्ट्रॉन बच गए
और 11 तो प्रोटॉन पहले से है। अब हमें आप ये बताओ किसकी संख्या ज़्यादा है, प्रोटोनों की संख्या ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉनों की। बेसिकली बात है सर, 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, तो सिंपल सी बात है प्रोटोनों की संख्या कैसी रहेगी, ज़्यादा रहेगी। लेकिन कितनी ज़्यादा रहेगी सर, 10 इलेक्ट्रॉन है और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज एंड प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज। इतना आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज माना है हमने, माइनस चार्ज, और प्रोटॉन पर कौन सा मान रखा है, प्लस चार्ज। सर 10 इलेक्ट्रॉन बचे और 11 प्रोटॉन हो गए, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स ने 10 प्रोटॉन को काट दिया। 10 इलेक्ट्रॉन ने यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स थे कोमा 11 क्या थे, प्रोटॉन थे। तो 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को काट दिया, बचा कितना, एक प्रोटॉन बच गया। और हमें पता है एक प्रोटॉन बचा है और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्लस होता है। तो अब बताओ सोडियम के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस का एक चार्ज आएगा। प्लस का एक चार्ज क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन 11 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। 10 तो इलेक्ट्रॉन बचे और 11 क्या बचे, प्रोटॉन बचे। तो 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को काट दिया, एक प्रोटॉन शेष रह गया और एक प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस का एक। तो हमने सोडियम पर कितना आवेश आ गया, प्लस का एक आवेश आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि सोडियम पर प्लस का एक चार्ज कैसे आया, क्योंकि सोडियम के पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 ही प्रोटॉन्स थे। सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। एक इलेक्ट्रॉन को जब त्याग दिया तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बच गए और 11 प्रोटॉन बच गए। तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स ने 10 प्रोटॉन को कैंसिल आउट कर दिया, एक प्रोटॉन बचा और एक प्रोटॉन पर होता है प्लस। एक प्रोटॉन बचा तो प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है। तो हमने एक प्लस यहाँ पर लगा दिया। यदि वो कहता कि सर 2 प्रोटॉन बचते, मान के चलो कि 2 प्रोटॉन बच जाए, तो हमें कितना चार्ज मिलेगा, प्लस का 2 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है, प्लस का 1। तो ये तरीका होता है केमिस्ट्री के अनुसार कि केमिस्ट्री के अनुसार आवेश को कैसे समझा जाए। यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई कि सर सोडियम पर 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 ही प्रोटॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन उसने त्याग दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन उसने त्याग दिया तो सोडियम पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। यानी जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन्स को त्यागेगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, त्यागेगी। जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी तो उस वस्तु पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, वहाँ पर कमी हो गई। और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई। प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है, तो कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। याद क्या रखना है, कोई वस्तु यदि इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो उस पर कोई भी वस्तु यदि इलेक्ट्रॉन त्याग दिया किसी वस्तु ने तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यानी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी धनावेश आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैल्शियम को लेके। हमने अभी कौन सा चार्ज बनाया, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बनाया है। अब बात करेंगे कैल्शियम पर। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, पता है हमें, 17 होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में सारी चीज़ें हैं। तो कैल्शियम नहीं है, क्लोरीन है। कैल्शियम नहीं है, क्या चीज़ है, क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन पर हमारे पास होता है 17, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। यानी 17 का अर्थ ये है कि इसका परमाणु क्रमांक 17 है बेसिकली, यानी 17 ही इस पर इलेक्ट्रॉन्स हैं और 17 ही प्रोटॉन है। ठीक है, यानी 17 प्रोटॉन बीच केंद्र में होंगे। ठीक है, लेकिन बाहर क्या है चीज़ें, बाहर जो है इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इनके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे सर, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा लेंगे। ठीक है, और उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, यानी दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा लेंगे। यानी 2 होता है, 8 होता है, फिर 8 आता है, फिर 18 आता है, फिर 32 आता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास 2 तो पहली कक्षा में हो गए और 8 हमारे पास दूसरी कक्षा में हो गए, और तीसरी कक्षा में भी बेसिकली 8 आते हैं, लेकिन हमारे पास 7 ही बच रहे हैं, क्योंकि 2 तो पहली कक्षा में हो गए, 8 जो है दूसरी कक्षा में हो गए। 2 और 8 कितना हो गया टोटल, 2 और 8 हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 17 में से 10 गया तो 7 ही तो बचेगा। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए,
7 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यदि होता तो इसकी कक्षा पूरी हो जाती। ठीक है, तो अब हमें ये बताइए कि जो हमने क्लोरीन लिया है वो अपनी बाहरी कक्षा में जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं उनको त्याग देगा या फिर इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो सरल काम तो यही है कि इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि अपने 7 इलेक्ट्रॉन तो त्यागेगा नहीं। तो क्या होगा, इसको कोई बस यानी कोई अन्य तत्व क्या करेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे हमने अभी समझा कि सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। मान के चलो 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा और क्लोरीन को दे दिया, तभी तो बनता है ना NaCl। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, क्या बनता है सोडियम को और क्लोरीन को मिला करके बनेगा NaCl। इस तभी तो बनता है क्योंकि इधर सोडियम पर +1 चार्ज हो जाता है, क्लोरीन पर -1 चार्ज हो जाता है, तो दोनों आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, फिर से आते हैं इस पर। तो क्या होगा, क्लोरीन पर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कौन दे देगा, मान के चलो सोडियम ने दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब क्लोरीन के बाहरी कक्षा में भी कितने हो जाएंगे, 8, यानी बाहरी कक्षा कैसी हो गई, पूरी। लेकिन क्लोरीन पर 1 इलेक्ट्रॉन आने से पहले 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, 17 ही प्रोटॉन्स थे। लेकिन हुआ क्या, देखो 17 थे इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 ही हमारे पास क्या थे, प्रोटॉन्स थे। लेकिन जब क्लोरीन पर 1 और इलेक्ट्रॉन आ गया, क्लोरीन पर 1 और इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 18। प्रोटॉनों की संख्या तो बदलेगी नहीं क्योंकि प्रोटॉन तो आया नहीं, आया कौन है, इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों में चीजें देखो हमारे पास कि ज्यादा संख्या किसकी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई। सोडियम वाले में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हुई थी, लेकिन क्लोरीन वाले में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी हो गई, ज्यादा हो गई। तो भैया देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई, यानी 18 तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए एंड 17 हमारे पास प्रोटॉन्स हो गए। हमें ये बताओ ज्यादा किसकी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, यानी अब क्या होगा, कितनी ज़्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, यानी 17 प्रोटॉन्स 17 इलेक्ट्रॉन को काट देंगे, बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन बच गया एक, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। यानी पहले 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, 17 ही प्रोटॉन्स थे, तो उस वस्तु पर आवेश कुछ नहीं था, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन ने 17 प्रोटॉन को काट दिया, 17 माइनस वाले ने 17 प्लस वाले को काट दिया। लेकिन जब क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन और मिल गया, किससे मिल गया, सोडियम से मिल गया, तो अब क्लोरीन पर जो है 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन तो 17 ही थे उस पर। तो जब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और 17 प्रोटॉन थे, तो 17 प्रोटॉन ने 17 इलेक्ट्रॉनों को कैंसल आउट कर दिया, बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। यानी क्लोरीन पर 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। और हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, माइनस। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, बेसिकली यदि देखा जाए तो माइनस का आवेश होता है, तो क्लोरीन पर हमने लिख दिया माइनस। ठीक है, तो क्लोरीन पर कौन सा आवेश हो गया, माइनस का आवेश। तो यहाँ से एक चीज सीखने को मिलती है कि जिस भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं वो माइनस, उस पर माइनस आवेश आ जाता है। जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया था, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया था, तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया था, प्लस का चार्ज आ गया था। लेकिन क्लोरीन के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन त्यागा नहीं है, बल्कि क्लोरीन पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। और यदि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो माइनस चार्ज आ गया क्लोरीन पर। अब आप परिभाषा पढ़ सकते हो पहले की, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसे कि परिभाषा क्या कहती है, थर्ड 3 परिभाषा लिखे, तीनों याद नहीं हो लेकिन तीनों समझ में आना जरूरी है, क्योंकि आगे बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, तो तीसरी परिभाषा क्या है, जब किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से, सामान्य अवस्था माने जैसे क्लोरीन पर 17 है वो सामान्य अवस्था है, और सोडियम पर कितने थे, 11 थे, वो सामान्य अवस्था है। तो वही बोल रहा है कि जब किसी वस्तु या किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की कमी या फिर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, तो वह पदार्थ विद्युतमय हो जाता है। विद्युतमय होने का मतलब है उस पदार्थ पर आवेश आ जाते हैं। देखो सोडियम के साथ, सोडियम का जब उदाहरण समझा था तो तब क्या हुआ था, सामान्य अवस्था से वहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई थी, कमी। सामान्य अवस्था में 11 इलेक्ट्रॉन थे, बल्कि और 1 इलेक्ट्रॉन उसने त्याग दिया, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, कमी। और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव चार्ज। तो वही परिभाषा बना दी हमने कि जब किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की या तो कमी हो जाए या फिर अधिकता। अधिकता वाला उदाहरण कौन सा है, कैल्शियम वाला। कैल्शियम वाले में क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया।
तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो क्या होता है, वह पदार्थ जो है विद्युतमय हो जाता है। विद्युतमय होने का मतलब है कि उस पदार्थ पर आवेश आ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये परिभाषा भी यहाँ तक हो गई। अर्थात करके हमने एक और परिभाषा ली, अर्थात उसमें विद्युत का गुण उत्पन्न हो जाता है। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज आ जाए किसी भी वस्तु पर, चाहे माइनस चार्ज आ जाए, उस पर विद्युत का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे जब हमने बालों को, यानी जब कंघे को या फिर स्केल को बालों से रगड़ा था तो इलेक्ट्रॉन बालों से निकल कर कहाँ पर आ गए थे, स्केल पर आ गए। तो जब स्केल पर इलेक्ट्रॉन आ गए तो स्केल कैसी हो गई, विद्युत का गुण आ गया स्केल में, यानी आवेशित हो गई। तो वही सारी चीजें है ना, तो उसमें विद्युत का गुण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वह पदार्थ आवेशित हो जाता है। विद्युतमय होने का मतलब ही क्या है, उस वस्तु का आवेशित हो जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट चीजें समझते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट चीज क्या है, जो हमने जस्ट अभी तुमसे समझाया कि यहाँ पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी हो गई थी क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया था। तो वही चीजें नोट डाल के आपको याद करना है कि इलेक्ट्रॉनों की यदि कमी होगी तो कौन सा आवेश आएगा, धनावेश आएगा। हमें पता है कि देखो सोडियम पर कौन सा आवेश आ गया था, धनावेश आ गया था। क्यों आ गया था, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया था और उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न हुए आवेश को हम क्या कहेंगे, धनावेश। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई थी तो कौन सा आवेश आ गया, धनावेश। दूसरी तरफ आ जाओ, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से उत्पन्न हुए आवेश को ऋण आवेश कहेंगे। कैसे, क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई थी और क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई तो उस पर माइनस आवेश आ गया था। सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी यदि होगी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता यदि होगी तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरा समझना हो समझ लो कि आवेश को हम क्यू से लिखते हैं। आवेश को किससे दर्शाते हैं, क्यू से। प्लस, यदि पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो प्लस क्यू लिख देंगे, माइनस का रहेगा तो माइनस क्यू लिख देंगे। यानी आवेश को आवेश न लिखकर सीधा सीधा क्यू भी बना दो। जैसे आपको लिखना है आवेश, तो आवेश न लिखो, सीधा सीधा क्यू लिख दो। क्यू का मतलब क्या है, आवेश। यानी आवेश को किससे दर्शाते हैं, क्यू से दर्शाते हैं, स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। और यदि कोई चीज़ यदि डाउट कर रही कि सर ये चीज़ कैसे है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। नेक्स्ट लेक्चर लाने से पहले हम उसका डाउट आपको पहले ही क्लियर करा देंगे, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो यहाँ तक की बात उम्मीद है आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, परिभाषा को एक बार फिर से पढ़ लेना ज़रूरी है। पार्ट 1 का नाम था हमारे पास विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हमने विद्युत आवेश का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, जितने तरीके से उसको समझा जा सकता था हमने समझ लिया। पहली परिभाषा क्या लिखाई थी, विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु किसी अन्य आवेशित वस्तु को या तो आकर्षित करेगी या फिर प्रतिकर्षित करेगी। आकर्षित करने वाला उदाहरण हमने आपको या प्रैक्टिकल वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया, प्रतिकर्षित वाला भी हम बताएंगे लेकिन समय आने दो। ठीक है, दूसरी परिभाषा क्या थी, विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। इसका भी हमने आपको प्रैक्टिकल बता दिया है। ठीक है, देन आगे बढ़े। तीसरी परिभाषा थी कि जब किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की या तो कमी हो जाएगी या फिर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी तो वह वस्तु कैसी हो जाए, तो वह पदार्थ कह लो चाहे वह वस्तु कह लो, वह वस्तु या वह पदार्थ कैसा हो जाएगा, विद्युतमय हो जाएगा या उसमें विद्युत का गुण आ जाएगा या फिर ऐसा कह लो वह वस्तु या वह पदार्थ आवेशित हो जाता है। और हमने सीखा है कि यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की यदि कमी हो गई यानी इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ पर, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा गिनी जाएगी। दूसरा, इलेक्ट्रॉन यदि अधिक हो गए तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस। और आप कह रहे हो कि सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पर। अगला टॉपिक है हमारे पास आवेशों का प्रकार। हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, माइनस। सर जी प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्लस। बस वही सारी चीजें हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, सजातीय आवेश और विजातीय। अब सिंपल परिभाषा, सजाती माने एक ही जाति के जैसे प्लस प्लस होंगे या फिर माइनस माइनस होंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे, सजातीय आवेश।
और यदि एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा, इसे हम क्या कह देंगे, विजातीय आवेश। सिंपल सा तो है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, अंतर यदि पेपर में आता है तो ऐसा का ऐसा ही लिख के आना है। पहला पॉइंट है हमारे पास, समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। जो समान प्रकृति के हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये भी माइनस का है। यानी समान प्रकृति के आवेशों को क्या कहते हैं, हम सजातीय आवेश कहते हैं। इसका पहला पॉइंट क्या है, विपरीत प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। यानी एक पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा, तो यानी दोनों की जातियां अलग है। दोनों कैसे, एक दूसरे से विपरीत है ना, एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव है। यानी एक इधर जाएगा तो दूसरा इधर जा रहा है, ऐसा वाला काम हो रहा है ना कि विपरीत है दोनों एक दूसरे के। तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दोनों कैसे हैं, अलग अलग जाति के हैं, तो दोनों को हमने क्या किया, विजातीय आवेश। और पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, सजातीय। और एक पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, विजातीय। ये सिंपल सी परिभाषा है। दूसरा क्या है इसका, कि इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इनके बीच माने सजातीय आवेशों के बीच क्या करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। सभी को पता है, जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जब दोनों पॉजिटिव चार्ज को पास में लेके आओगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। या फिर एक नेगेटिव ले लो, दूसरा भी नेगेटिव होना चाहिए। जब दोनों नेगेटिव को पास में लेके आओगे तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन विजातीय आवेशों में उल्टा होता है। कैसे, इनके बीच कौन सा बल पाया जाता है, आकर्षण का, माने अट्रैक्शन का। यानी एक पॉजिटिव रहेगा, दूसरा नेगेटिव रहेगा, दोनों को जब पास लेके आओगे ना, दोनों एक दूसरे को आकर्षित ही करेंगे, प्रतिकर्षित कभी नहीं करेंगे। तो जैसे हमने जब स्केल वाला और जो कागज वाला उदाहरण बताया था, वहां पर क्या देखने को मिल गया था, आकर्षण। यानी स्केल पर यदि नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, स्केल पर कौन सा चार्ज आ गया होगा, नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, क्योंकि बालों ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, स्केल को दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। और कागज पर कौन सा चार्ज आ गया होगा, प्लस चार्ज। कागज पर चार्ज कहाँ से आ गया, कागज को तो किसी चीज से रगड़ा नहीं है, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए समझो कि एक नेगेटिव रहेगा, एक पॉजिटिव रहेगा, तो दोनों के बीच कौन सा बल पाया जाएगा, आकर्षण का बल कार्य करता है या पाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो हमने आज यहाँ तक पढ़ाया उतना समझ में आया होगा, ठीक है। पहले लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें समझाई तो नहीं है, बल्कि विद्युत आवेश के बारे में ही आपको जितना डिटेल हो सकता था उतना डिटेल में हमने बताया। डिटेल में बताना मजबूरी है, क्योंकि पूरा पार्ट एक पढ़ोगे, दो पढ़ोगे, तीन पढ़ोगे, चार पढ़ोगे, हर जगह आपको आवेश शब्द मिलेगा, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना आए उसको ध्यान में रखते हुए हमने आवेश की अलग अलग तीन तीन परिभाषाएं आपको समझा दी हैं, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना आए, ठीक है। उसके बाद आवेश की परिभाषाएं हो गई, और हमारे पास सजातीय आवेश और विजातीय आवेश के बारे में पढ़ लिया हमने। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे, वरना अब आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें कम से कम एक एक घंटे के लेक्चर्स होंगे। यदि हम लेक्चर्स को लंबा रखेंगे तभी हमारा जो सिलेबस है, कोर्स है, जल्दी पूरा हो पाएगा। वरना 20-20 मिनट के या आधी घंटा के यदि हम लेक्चर्स रखते हैं तो सिलेबस पूरा भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी वीडियो देखते हो तो थोड़ा कोई भी मैसेज आए तो उसको नहीं देखना है, ठीक है। पढ़ाई पर फोकस करना है, वीडियो को रोक रोक के स्वयं के नोट्स बनाना है। और यदि आपको नोट्स के PDF ही चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में मोबाइल नंबर हम डाल देंगे, उस मोबाइल नंबर पर आप मैसेज करके हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। वरना आपको नोट्स यदि आप खुद बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और ऑनलाइन नोट्स चाहिए तो आपको ऑनलाइन नोट्स भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी चीज़ समझ में नहीं भी आई है, थोड़ी सी भी रह गई है कि सर थोड़ा सा यहाँ डाउट है, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको पहले ही आपको क्लियर कर देंगे, तभी उसके बाद का हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।